इस सफ़र का आगाज़ इंसानियत के आगाज़ से करते हैं। ये जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का मकबरा है। जो मैंने पढ़ा है कि इनका जो कद था वो 60 फुट था। मैं आज सुबह दमिश्क से तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके हुम्स वो शहर था जिसने शाम की खाना जंगी में हलब के साथ शायद सबसे ज़्यादा कीमत अदा की। बमों में देखें ये बिल्डिंगें बिल्कुल तबाह हो गई, गोलियों से छन्नी हैं ये बिल्डिंग्स। मैं शहर में यही दो चीज़ें दिखाने के लिए आपको आया हूँ, हाल की तलखियाँ और दूसरा जनाब खालिद बिन अल वलीद का जाए मदफन। ये मस्जिद खालिद बिन वलीद, इसका भी कहते हैं थोड़ा सा नुकसान हुआ था लेकिन इसको रिस्टोर कर दिया गया। और जनाब ये आपके सामने कब्र मुबारक। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। मैं आज सुबह लेबनान से रवाना हुआ और यहाँ इतने ममालिक के सफ़र के बाद, सफ़रों में जो आप लोग सफ़र करते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि सफ़रों में मसाइब एक नॉर्मल चीज़ होता है। जब फ़्लाइट के मसाइल, होटल के मसाइल, 100 किस्म के मसाइल। मेरे साथ भी वो तमाम मसाइल हुए, लेकिन एक मसला मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि मुझे आज तक 150 ममालिक की सयाहत के बाद किसी मुल्क के अंदर कभी वीज़े का मसला नहीं हुआ। ये जिस मुल्क में मैं आया हूँ ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया एक दफ़ा। तो मैं दोबारा इस मुल्क में जब आ रहा था लेबनान से तो मुझे बहुत एंजाइटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी देर पहले बॉर्डर क्रॉस करके खूबसूरत लोगों का देश, खूबसूरत देश, इस्लामिक तारीख़ से, इंसानी तारीख़ से मुंसलिक लातादात अहादीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सरज़मीन के बारे में मैं मुल्क शाम के अंदर हूँ। ये जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं इन्हें ज़बादलिया जबले कहते हैं और मैं तकरीबन बॉर्डर से मैं कोई 10 या 15 किलोमीटर ही आगे चला था, नहीं इससे भी कम, शायद 5-6 किलोमीटर। तो जो मेरे गाइड हैं साथ, उनका नाम हुसैन है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का मकबरा है। अब हाबील अलैहिस्सलाम मैंने इसलिए कहा कि अहले शाम के नज़दीक वो नबी थे और इस्लामिक बाकी लोग नहीं कहते। तो बहरहाल तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम वहाँ पर जाएं, यहाँ से गुज़रें। तो इस सफ़र का आगाज़ तकरीबन इंसानियत के आगाज़ से करते हैं, जहाँ से यानी कि फ़र्स्ट मर्डर्ड हुआ, जहाँ से पहले इंसान यानी हाबील और काबील पहले इंसान थे, यानी कि इंसानी तारीख़ जहाँ रकम की गई। तो मैं उस कंपाउंड में हूँ जहाँ पर कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हाबील की कब्र है। तो यहाँ से शाम के सफ़र का आगाज़ करते हैं। उसमें कंपाउंड में एंटर हुआ हूँ जहाँ कहा जाता है कि जनाब हाबील की कब्र है। यार ये अजीब, ये देखें सब ये दुकानें होंगी ये मेरे हाल में। यहाँ पे जो मैंने पहले आई हुई वीडियोस देखी हैं तो यहाँ पर कुछ तबर्रुकात और इस तरह की चीज़ें जो थी वो बिकती थी। अब बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। मैं हूँ, मेरा ड्राइवर है, मेरा गाइड है और बस, और कुछ भी नहीं है। ये जो सफ़ेद गुंबद है ये नेचुरली उनकी निशानी है जनाब हाबील की कब्र की। मेरी इतलात के मुताबिक आपको पता है ना, यहाँ पे एक वो है दरूस जो हैं वो नेचुरली इस्लाम की एक ऑफशूट थे। अब एक वो अलहदा मज़हब है और जिनके मेन जो नबी हैं वो जीथरो शुएब अलैहिस्सलाम हैं, वो इनको हाबील को जो हैं वो नबी मानते हैं। यहाँ बड़ी अकीदत से आते हैं।
ये मेरे गाइड हुसैन साहब, अंग्रेज़ी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने कहा तो बड़ी आप बरतानवी अंग्रेज़ी बोलते हैं। कहता मैंने ब्रिटेन से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है। मैंने कहा माशाल्लाह। फिर मैं चुप हो गया। और ये जनाब हाकिम कब्र। इस कब्र की लंबाई तकरीबन 25 फुट के करीब है। जो मैंने पढ़ा है कि इनका जो कद था वो 60 फुट था। अब ये शायद ऊपर खाली जो तावीज़ है ये 20-25 फुट का है, और उम्र इनकी ज़ाहिर बात है 1000 साल से ऊपर की थी। इज़ ए ब्यूटीफुल टूम। अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। नेम्स ऑफ अल्लाह ताला यार, इट्स ब्यूटीफुल। वो देखें इनके नाम के ऊपर एक अस्पताल भी बना हुआ है, अल नबी हाबील हॉस्पिटल। वैसे देखें कैसे सीरिया के जो सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। यानी कि अभी बॉर्डर से निकले नहीं थे, कोई 5 किलोमीटर चले नहीं थे कि एक यानी कि वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेव्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग दैट वाज मर्डर्ड, हाबील। यहाँ पे हाबील अलैहिस्सलाम यहाँ भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल मुझे नहीं पता कि इसका पे इस्लामिक, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम है उनको नबी नहीं मानते। वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम के बाद नबी मानते हैं। लेकिन बहरहाल इट्स इर्रेलेवेंट। रेलेवेंस ये है कि इस सफ़र का आगाज़ यानी सीरिया, और ये मेरा बहुत बरसों से ख्वाब था यहाँ आना, और वह यहाँ की खाना जंगी और पॉलिटिकल हालात, और इस वक्त भी जैसे मैंने आपको लबनान में बताया पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, मिसाइल भी। लेकिन हम जैसे आवारागर्द जो है वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो यहाँ से ये सीरिया के सफ़र का आगाज़। अब चलते हैं टुवर्ड्स दमिश्क, और बहुत कुछ है आपको दिखाने को, बहुत कुछ है मेरे देखने को, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। चलिए, ये जहाँ इनका कंपाउंड है जनाब हाबील का, अब लेजेंड यूँ जाती है कि काबिल ने जनाब हाबील को कत्ल किया, और उनके बाद उनकी बॉडी घसीटता हुआ इस जगह पे जहाँ पे ये सामने आपको कमरा है जहाँ मैं आपको ले गया था, जहाँ उनकी कब्र है, यहाँ पर लेके आया। अब उस ज़माने में नेचुरली ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ हैं, तो उस वक्त इधर भी पहाड़ होंगे। तो अब हमने जो किस्सा सुना है कि वो जो एक कौवा था, और कौवे उन्होंने देखा है कौवे ने दूसरे कौवे को मारा, और वो कौवा जो था वो उसने उसको दफन किया। तो उससे उनको आइडिया आया कि काबिल को कि हाबील को भी दफन करना है। वो वाक़या जो है वो इस जगह हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दरख्त आपके सामने लग रहा है जिस पे हार वार जो हैं वो लगे हुए हैं, और ये इस पे वो कहानी भी लिखी हुई है कि ये उस ओरिजिनल दरख्त की शाख, यानी कि उस ओरिजिनल दरख्त की कंटिन्यूएशन है जहाँ पर ओरिजिनली वो वाक़या आया कि जब काबिल जनाब हाबील को लेकर आया। और यहाँ पर इस जगह पे जो आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे एक दरख्त पहले भी था। अब ये कहते हैं उसी दरख्त की एक औलाद में से है ये दरख्त प्रेजेंट। जो मुझे यहाँ का कस्टोडियन इसने बताया है कि ये जो दरख्त है ये तकरीबन 700 साल पुराना है। इससे पहले एक और था, लेकिन ये सारे दरख्त जो जितने भी इस अरसे में दरख्त रहे वो उस ओरिजिनल दरख्त की ही कंटिन्यूएशन थे। और यहाँ पर उसने फिर देखा कि वो कौवे ने दूसरे कौवे को मारा और दफन किया, और यहाँ से उसको आइडिया मिला
कि दफन करना है और उसने वो दफन किया। तो जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक पॉइंट आपके सामने, वो किस्सा हमने सब ने बचपन से सुना, हाबील काबील, कत्ल, कौवा, कौवे ने कौवे को मारा, कौवे ने दफन किया उससे, काबील ने हाबील को दफन किया। तो ये वो जगह है और ये वो दरख्त उस जगह के ऊपर है जहाँ उन्होंने उस कौवे को देखा। तो जनाब अब ये हम दमिश्क में जल्दी से अपने होटल में पहुँचे हैं। यहाँ सामान रख कर कुछ जल्दी से पेट पूजा कर कर आगे का सफ़र जारी रखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। मैं आज सुबह दमिश्क से तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके ये शहर पहुंचा हूँ, एक कदीम शाम का शहर जिसकी 2 अहमियतें हैं। एक मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में और दूसरी इसकी है एक तारीख़ के बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की। ये शहर जिसका कदीमी नाम अस्मिया था, एक कदीम देवी के नाम पर, जो फिर अरब ज़ुबान में हम्स कहलाया। हम्स वो शहर था जिसने ये शाम की खाना जंगी में अलेपो यानी हलब के साथ शायद सबसे ज़्यादा कीमत अदा की। मैं इस वक्त इसके सिटी सेंटर में हूँ और ये हर तरफ जो है आपको जली हुई टूटी हुई इमारतें नज़र आ रही होंगी। मैं शहर में दो चीज़ें दिखाने के लिए आपको आया हूँ। एक तो हाल की तलखियाँ और दूसरा इस शहर का एक दायमी ताल्लुक़ मेरी एक बहुत पसंदीदा शख्सियत इस्लामिक तारीख़ की जनाब खालिद बिन अल वलीद का जाए मदफन। Yeah. हर तरफ आपको जो इमारतें हैं, ये जो सिटी सेंटर आपको सामने नज़र आ रहा है, ये टूटी हुई इमारतें, ये बम गोलियां, इसने जैसे मैंने कहा कि जो शाम की खाना जंगी थी उसमें एक बहुत भारी कीमत अदा की। ये उस वक्त की रजीम यानी बशार अल असद की रजीम और उस वक्त की अपोजिशन जो कि मौजूदा हुकूमत है, उनमें जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर ये मेन सेंटर था लड़ाई का। और ये जहाँ मैं सिटी सेंटर में मौजूद हूँ, ये एक मैदान जंग था। न जाने कितने हज़ारों लोग यहाँ पर शहीद हुए। ये जो आपको ऊपर बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, इन सब के ऊपर स्नाइपर्स थे। इन सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, जंग थी, खून आशामी थी। और अब देखकर से बिल्कुल नहीं लगता अभी एक जिस तरह कोई भी एक अरबी शहर होता है, एक हसलिंग बसलिंग सिटी है।
ये कदीम शहर नेचुरली इसकी जो हिस्ट्री है वो तो मैंने आपको अर्ज़ की कि जो मौजूदा हाल की इसकी तलखियाँ हैं कि इसने बहुत भारी कीमत अदा की। और ये जो मेरा गाइड है हुसैन, ये मुझे बता रहा था कि जब बशारुल असद की रजीम का फॉल हुआ तो रात 11 बजे कहता है हमें दमिश्क में इत्तला मिली कि जो उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत है वो हुमस तक पहुंच गई है। तो कहता है कि मेरे अपने जहन में ये था कि हुमस फ़तह हो गया, अब तकरीबन दमिश्क में मेन लड़ाई होगी। और इनका कहता है हम यानी दमिश्की में जो शामी आबाद थे, हमारा ख़्याल ये था कि वहाँ तक पहुँचने में जो भी फ़ौजें थी अपोजिशन की, उन्हें तकरीबन एक हफ़्ता लगेगा। कहता है मैं ये ख़बर सुन के सो गया और रात 2 बजे मस्जिदों से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हुए। और जब मैं उठा तो पता चला कि जो फ़ौजें हैं वो यानी उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत ये दमिश्क को टेक ओवर कर चुकी हैं, यानी कुल 3 घंटे के अंदर। और इतना ही टाइम मुझे गाड़ी में लगा है, तकरीबन 2.25 घंटे 2.5 घंटे लगे हैं। तो 3 घंटे के अंदर और बशारुल असद अपनी फैमिली के साथ मुल्क से फ़रार हो चुका है। उसने बताया कि पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। लोग रात 2 बजे 2.5 बजे जब ये ख़बर पहुंची तो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने हेलो तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। एक माहौल था फेस्टिविटी का। और उस सारी जो इनकी जो शाम के लोग इसको अपनी आज़ादी इंडिपेंडेंस मांगते हैं, उसमें इस शहर ने बहुत कुर्बानियाँ दी, लाखों लोग हज़ारों लोग शहीद हुए। ये जो था शहर, मेरे ख़्याल में इसकी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं जिस पे आप देख सकते हैं कि गोलियों के निशान ना हो, बम ना हो, जली हुई ना हो। अजीब वो था। लेकिन मैं एक तारीख़ के झरोकों से झांकने वाला, माजी के झरोकों में झांकने वाला, इस्लामिक हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, इनका दिलदादा। और आप भी ज़ाहिर बात है आप में से ग़ालिबन 99% लोग जानते होंगे, हुमस शहर को वो एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ इस्लामिक तारीख़ के सबसे बड़े जनरल, वो आदमी, वो इंसान, वो सहाबी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मक्के का हीरा मेरी गोद में आम गिरा है। इस्लामिक तारीख़ का वो जनरल जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी, 200 जंगें लड़ी, हर एक में फ़तह हासिल की, अपने ज़माने की सुपर पावर्स शामियों को, इस रोमन्स को और ससानी यानी उस ज़माने की पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दी। और सबसे बड़ा जो एज़ाज़ मेरे नज़दीक, अगर मैं एक बीइंग तारीख़ का मामूली तालिब इल्म सोचूं तो वो ये है कि जो इलाके आपने फ़तह किए, वो दमिश्क हो, वो इराक़ हो, वो ईरान हो, वो आज तक मुसलमान हैं। आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो दुनिया की तमाम लीडिंग मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। यकीनन नो वन एल्स बट द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम, ये खालिद इब्न वलीद का जाए मदफन है। जैसे आप जानते हैं कि जब आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माज़ूल किया तो आप इस शहर में आ गए थे और यहाँ आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे और यहीं आपका इंतकाल हुआ, यहीं आप मदफून हुए। इस शहर को, मुझे इस शहर में यकीनन जो मुस्तक़बिल की तलखियाँ हैं, हाल की तलखियाँ हैं, वो तो आपको दिखानी ही थी। वो भी एक नेचुरली एक हमारी शऊर का हिस्सा है
लेकिन इसके अलावा खालिद बिन वलीद की शख्सियत ऐसी है कि उनको सलाम किए बग़ैर मैं इस शाम के सफ़र का आगाज़ नहीं कर सकता था। तो अब मेरा सफ़र है आहिस्ता आहिस्ता अब ये पुराने होम्स से गुज़रते हुए द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद के जाए मरकत पर। सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है इसे जिस पे लिखा हुआ है सिटी सेंटर। इसके ऊपर जो था कहते हैं कि एक जब ये खाना जंगी हो रही थी तो इसके ऊपर एक स्नाइपर था और वो स्नाइपर कहते हैं कि वो उसने एक था या शायद दो थे, उन स्नाइपर ने बड़े हद तक इस खाना जंगी को पे बड़ा अहम रोल अदा किया और कहते हैं कि सैकड़ों के हिसाब से उस स्नाइपर ने, वो गवर्नमेंट का स्नाइपर था और चूँकि ये इलाके में ज़रा ओपोजिशन जो ज़माने की और मौजूदा हुकूमत है उसका कंट्रोल था, तो हज़ारों लोग जो थे वो अपोजिशन के मारे थे इस सिटी सेंटर के ऊपर से स्नाइपिंग करके, गोलियाँ चलाकर। शाम की खाना जंगी, न जाने कि मासूम लोग, मेरे जैसे आम वर्किंग क्लास के लोग बेचारे जो इन फ्लैटों में रहते थे, जिनका शायद सियासत से या किसी से कोई लेना देना नहीं था। बमों में देखें ये बिल्डिंगें बिल्कुल तबाह हो गई, गोलियों से छन्नी हैं ये बिल्डिंग्स। अजीब यार, ये देखें ना, इस शहर ने यकीनन जो यहाँ के लोग जो मैं मिला हूँ, मैं सियासत मेरा मौजू नहीं है, मैं इसमें नहीं फ़ैसला कर रहा कि बशार अल-असद ठीक था या नहीं, तो रजीम ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग जितनों से मैं मिला हूँ उसको अपनी आज़ादी मानते हैं। तो मैं उन्हीं का नैरेटिव आगे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि इस शहर ने उस आज़ादी में बहुत बड़ी कीमत अदा की। ये आप देख सकते हैं, ये एक सिटी सेंटर था, एक हसलिंग बसलिंग शहर है। मैंने कहा जैसे मेरे जैसे आम, आप जैसे आम वर्किंग क्लास के लोग इन बिल्डिंगों में रहते थे, इन फ्लैट्स में रहते थे और तबाह हो गया यार। अल्लाह हो गया, क्या सीन होगा यानी आम लोगों के लिए, मेरे जैसों के लिए जिनका सियासत से वैसे ताल्लुक नहीं है। अगर आप इस्लामिक ममालिक जो सारी दुनिया में इस वक्त 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, अगर आप उनको यानी इनमें जो लड़कों के नाम हैं अगर आप उनको देखें तो कॉमन नेम मोहम्मद, अहमद, उमर और खालिद। कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा 5 कॉमन नेम हैं जो सारी दुनिया के मुसलमान, स्पेलिंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, मामूली सी प्रोनाउंसिएशन, महमद, मोहम्मद, मोहम्मद या इसी तरह खालिद। और वो खालिद नाम ज़ाहिर बात है खालिद बिन वलीद की शख्सियत इस्लामिक तारीख़ में इतनी ओवरवेलमिंग थी कि उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर ये नाम रखा गया। यार एक और बिल्डिंग आ गई खालिद बिन वलीद के मरकज़ पर जाते जाते। तो हाँ, ये मैं कह रहा था कि और उनकी शख्सियत का जो इस्लामिक साइकी है, खालिद बिन वलीद की शख्सियत का उनके ज़माने में भी और आज भी इतना गहरा असर है कि वो शायद क़यामत तक वो असर रहेगा खालिद बिन वलीद की शख्सियत का। उनके ज़माने में ये असर था कि उस ज़माने के मुसलमान ये सोचने लग गए थे कि अगर फ़तह होती है किसी जंग में, चूँकि मुसलमान को जंग हारते ही नहीं थे, कि ये फ़तह खालिद बिन वलीद की वजह से है। और शायद कहते हैं ये रीज़न थी कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको माज़ूल किया लोगों को ये बताने के लिए कि फ़तह अल्लाह की तरफ से है, खालिद की तरफ से नहीं है। और आजकल के दौर में जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो मुझे दोहराने, सब हम जानते हैं कि एक जुल्म भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, यानी मैं क्या कहूँ। और वहाँ के जो बेचारे मज़लूम फ़लस्तीनी हैं जो हमारी कमज़ोरियों और बुज़दिलियों की वजह से अब उनको उम्मत मुस्लिमा से, जो मौजूदा उम्मत मुस्लिमा है, उससे उनको कोई शायद उम्मीद नहीं रही। मेरा राब्ता भी है वहाँ पे, मैं आपको जैसे पता है 2 दफ़ा जा भी चुका हूँ। वहाँ बहुत से डॉक्टर्स और लोग मेरे वाकिफ़ हैं।
और अजीब कुदरत की सतबज़रीफ़ी है कि जब वहाँ पर जुल्म की इंतहा हो गई और वहाँ के मुसलमानों को अंदाज़ा हो गया कि अब मौजूदा इस्लामिक उससे हमें कोई मदद नहीं मिलनी, तो वहाँ के मुसलमान जो थे वो अपनी मस्जिदों में, अपनी नमाज़ों में, अपने घरों में जब उन पर इसराइली बम फेंकते थे और उन पर वो खाने की राशन की लाइन में लगे हों तो बम मार दिया, बेचारे कहीं डिस्पेंसरी पे खड़े हों तो बम मार दिया। तो वहाँ जहाँ अभी भी गज़ा में कुछ खंडरात हैं तो जगह जगह यही लिखा होता है, खालिद बिन वलीद वापस आओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस आओ। अब मैं तकरीबन उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ जनाब खालिद बिन वलीद का कब्र है, मस्जिद है, मस्जिद खालिद बिन वलीद कहा जाता है जिसे। खालिद बिन वलीद मौजूल होने के बाद शाम के शहर हम्स में आ गए थे। इतनी दूर क्यों आए मेरे पास मुझे नहीं पता, इसकी क्या वजह है। दमिश्क था, बड़ा शहर था वो, लेकिन यहाँ आए और हम्स में रहते थे। 592 AD के अंदर आपकी तारीख़ पैदाइश है और 646 AD में, यानी कि कुल 50-52 साल की उम्र में खालिद बिन वलीद फौत हो गए थे। बहुत थोड़ी उम्र, 50-52 साल, और आपको यहीं दफन किया गया इसी शहर हम्स में जहाँ पे आप क़याम पज़ीर थे। खालिद बिन वलीद का जब मौत की, उनकी इंतकाल की इत्तला मिली तो पूरे उम्मत इस्लामी में एक कोहराम मच गया था। कौन सी आंख थी जो अश्क बार नहीं थी। लोगों ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को इत्तला दी कि लोग इस तरह ऊंची ऊंची आवाज़ों में अपने घरों में बयान कर रहे हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आज इन्हें रोने दो कि उम्मतें खालिद जैसे लोगों पर ही रोती हैं। ये सामने मस्जिद खालिद बिन अल वलीद। कहते हैं जब आपका जनाजा था तो आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जनाजे के साथ साथ आपका घोड़ा, जिसका नाम तारीख़ में शजर कहा जाता है, वो शजर साथ साथ चल रहा था। ये वही शजर था जिसकी पुश्त पर सवार आपने उस ज़माने की सुपर पावर्स रोमन्स और पर्शियंस को शिकस्त दी थी। मैं तकरीबन उस मस्जिद के करीब पहुंच गया हूँ। कहते हैं कि यहाँ जो उनका आबाई घर था, अब तो नेशनल को जो आबाई नहीं, जिस घर में वो यानी रहते थे, वो यहाँ से तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर ही दूर था। यह ग़ालिबन उस ज़माने का कदीम कब्रिस्तान होगा जो बाद में फिर वो मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो अभी इस मस्जिद के अंदर जाते हैं, पता नहीं वीडियो बनाने की इजाज़त है कि नहीं। यहाँ आपको जब जनाजा लाया गया तो जैसे मैंने बताया था कि साथ साथ आपका घोड़ा शजर था, और एक अजीब उस दिन उम्मत मुस्लिमा पर अजीब एक हुज़न, एक उदासी तारी थी। खालिद बिन वलीद, हम सब उस मशहूर वाक़े से वाकिफ़ हैं। आपने बिस्तर मर्ग पर अपने बेटे अब्दुर्रहमान, कहते हैं उनकी कब्र भी अंदर ही है, से कहा था कि अब्दुर्रहमान मेरे जिस्म पर 2 उंगलियां रख और कोई ऐसी जगह ढूंढ 2 उंगलियों से कि जहाँ पर किसी तीर का, किसी तलवार का, किसी बर्ची का निशान ना हो। अब्दुर्रहमान ने कहा, बाबा आपके जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी तलवार का, किसी बर्ची का, किसी नेज़े का निशान ना हो। खालिद बिन वलीद ने अफसरदा होकर बिस्तर पर दोबारा अपना सर रखा और कहा कि मैं बिस्तर पर एक ऊँट की तरह मर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे मैदान जंग में शहादत नसीब हो। लेकिन अगर आप सोचें तो मैदान जंग में वो कैसे शहीद हो सकते थे? वो सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार कैसे टूट सकती थी? चलिए अंदर चलते हैं। ये मस्जिद खालिद बिन वलीद, इसका भी कहते हैं थोड़ा सा नुकसान हुआ था लेकिन इसको रिस्टोर कर दिया गया। और जनाब ये आपके सामने, मैं दूसरी साइड से जाता हूँ। कब्र मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक तारीख़ के
दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद बिन मुग़ीरा। इस साथ आपके बेटे अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन अल वलीद की कब्र है, छोटी वाली, और ये बड़ी कब्र जो है ये खालिद बिन वलीद की है। ये नीचे जो है ये आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल कब्र है, और उसके ऊपर फिर ये संगे मरमर का जो है बाद में लगाया गया है। वो जो पुरानी कब्र है उसके ऊपर कुछ कुरानी आयत भी दर्ज हैं। खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। खालिद बिन वलीद की, जैसे मैंने अर्ज़ किया, शख्सियत इतनी पावरफुल और इतनी ओवरवेलमिंग है कि लोग जब इस मस्जिद में आते हैं तो वो सीधा, जैसे आप मस्जिद से जैसे इंटर होते हैं, जैसे आपने देखा मैं दाएं हाथ मुड़ा और दाएं हाथ पर खालिद बिन अब्द वलीद और उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान की कब्र थी। और लोग उस ओवरवेलमिंग के अंदर एक और बहुत अहम कब्र, एक इस्लामिक तारीख़ का बहुत बड़ा नाम पीछी मस्जिद में है, उसको ओवरलुक कर जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे उबैदुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब की कब्र है। तो जैसे मैंने कहा कि यकीनन एक कब्रिस्तान था उस ज़माने में, होम्स का, और चूँकि आप भी यहीं आप शहीद हुए थे उबैदुल्लाह बिन उमर, तो आपको यहाँ पर इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। ये देखिए इनका पुराना असल कब्र अंडरनीथ, मट्टी की कब्र, और उसके ऊपर अरबी में कलमा और इस तरह कुरानी आयात लिखी हुई हैं। तो ये जनाब उबैदुल्लाह बिन उमर अल ख़त्ताब की कब्र मुबारक। ये इस मस्जिद के बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो एक, मेरा ख़्याल में कोई घर था किसी का जो तबाह हो गया खाना जंगी में, और ये हिस्सा भी मस्जिद का देखें, इस पर गोलियों के निशान हैं। और इस मस्जिद को भी मस्जिद खालिद बिन अल वलीद को भी बहुत शदीद नुकसान पहुंचा था, और ये बहुत अरसे बंद थी, और ये अभी कुछ अरसे पहले ही इसको बुनियादी तौर के ऊपर रिस्टोर कर दोबारा खोला गया है। कि मैं और क्या कहूँ, मेरे साथ जो मेरे गाइड हैं हुसैन साहब, उन्होंने एक अजीब सी बात की अंदर, पता नहीं मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर खालिद बिन वलीद आज ज़िंदा होते तो शायद आप इस उम्मत इस्लामी की इस कम हिम्मती, इस बुज़दिली और इस बेहिस्सी से शायद उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। वो अल्लाह के तलवार थे, हर जंग में आपने आगे से किसी बुज़दिल जनरल की तरह बंकर में बैठकर नहीं, ही लीड द चार्ज, वो आगे से लड़ते थे। आपको सबको पता होगा जंग यरमूक में जब बैजेंटाइन को मुसलमानों ने शिकस्त दी, उस जंग को दुनिया की जो जंगी तारीख़ के वो है मुहक्किकीन कहते हैं दैट इज़ द बैटल दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। वो जंग जिसने इस्लामिक तारीख़ का और जो दुनियावी तारीख़ का एक धारा बदल के रख दिया था। उस जंग में खालिद बिन वलीद के अपने हाथ से 6 तलवारें टूटी थी। ऐसा जरी जनरल, शायद हुसैन की बात ठीक है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सामने फैला हुआ हुमस के शहर के
सिटी सेंटर के टूटी फूटी बिल्डिंग्स, बमों, गोलियों, और उनके बिल्कुल सामने जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे खालिद बिन वलीद का मरकज़, एक अजीब तज़ाद सा लग रहा है मुझे। एक जिस अंग्रेज़ी में कहते हैं डायकोटमी। यहाँ से कुछ फासले पर इसराइल है और उसमें गज़ा है, जहाँ पर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म ढाया जा रहा है। काश हम दोबारा खालिद बिन वलीद जैसा जरी सपा सलार दोबारा पैदा कर सकें। उम्मीद है आपको ये हम्स का सफ़र छोटा सा पसंद आया होगा। ये बहुत कदीम सरज़मीन है, यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। सफ़र में मेरे साथ रहिए। मेरा अगला पड़ाव है शहर हलब यानी अलेप्पो में। तारीख़ के अगले मोड़ पर दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।